हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमें मास मूवमेंट से कंटिन्यू करनी है हमारी वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग का कवर किया था। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेस चैप्टर से चालू किया था। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस चैप्टर में हमारा पहला क्वेश्चन जो हमें मिला था वो ये था कि अर्थ का सरफेस अनइवन क्यों है। तो ये अगर हमारा जैसे कि अर्थ पे मूवमेंट हो रहे हैं तो अर्थ हमारा अनइवन क्यों है। जैसे कि अगर कंटिन्यूस डिग्रेडेशन है, अगर लेयर उसकी रॉक्स इरोड हो रही हैं तो तब तो फिर सेम हो जाना चाहिए, फ्लैट हो जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि अनइवन है। तो हमने ये जाना कि एक सिर्फ एक एक्सोजेनिक फोर्स ही नहीं है बल्कि एक एंडोजेनिक फोर्स भी है। तो हमारे अर्थ पे दो टाइप के फोर्स है, एक एक्सोजेनिक और एक एंडोजेनिक। एंडोजेनिक को हमने बोला बिल्डिंग अप फोर्स, जबकि एक्सोजेनिक फोर्स हमारा इरोडिंग फोर्स है। ओके, तो हमने यहाँ पे ये देखा, फिर हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की डेफिनेशन देखी। The endogenic and exogenic force causing physical stress and chemical action on the earth material and bringing about the change in the configuration of the surface of the earth is known as geomorphic process। तो ऐसे फोर्स जो कि उसके केमिकल या फिजिकल स्ट्रेस की वजह से उसके अर्थ की जो सरफेस है उसमें चेंजेस लाए, उसको हम जियोमॉर्फिक फोर्स बोलते हैं। हमने देखा था कि जियो मतलब हमारा अर्थ हो गया और मॉर्फिक मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस हो गया। फिर हमने बात की थी दो टाइप के फोर्सेस की, एक होता है एंडोजेनिक जिसको हमने बिल्डिंग अप फोर्स भी बोला था, और एक होता है एक्सोजेनिक जिसको हमने इरोडिंग फोर्स या फिर बिल्ड डाउन फोर्स भी बोला था। फिर एंडोजेनिक फोर्स में हमने दो टाइप पढ़े थे, एक होता है डायट्रोपिज्म और एक होता है वॉल्केनिज्म। ओके, तो डायट्रोपिज्म में हमने पढ़ा था कि कोई भी प्रोसेस जिसमें मूवमेंट हो, एलिवेशन हो, बिल्डअप हो, उसको हमने डायट्रोपिज्म पढ़ा था। फिर डायट्रोपिज्म के कुछ टाइप्स भी हमने पढ़े थे, जैसे कि ओरियोजेनिक जिसको हम माउंटेन बिल्डिंग फोर्स कहते हैं, एपीरियोजेनिक जिसको हम कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्स कहते हैं, अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक। फिर हमने वॉल्केनिज्म के बारे में पढ़ा जिसमें हमने देखा कि वॉल्केनिज्म वो प्रोसेस है जिसके थ्रू अर्थ के अंदर जो मैग्मा प्रेजेंट है वो बाहर आता है और बाकी सारे रिलीफ फीचर्स को बनाने में हेल्प करता है। फिर हमने पढ़ा एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में। एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं जो एक्सटर्नली लगते हैं, फिर ये इरोड करते हैं, ये पढ़ा था हमने। फिर जो भी एक्सोजेनिक फोर्स है उसको हमने डेरिवेशन एक ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया था। फिर हमने जाना था कि एक्सोजेनिक फोर्सेस में भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि वेदरिंग हो गया और भी बहुत सारे। तो पहले हमने वेदरिंग के बारे में पढ़ा था। वेदरिंग मतलब जो भी प्रोसेस है, जिस जो भी इरोजन थ्रू वेदर के हेल्प से होता है उसको हमने वेदरिंग बोला था। तो वेदरिंग में भी हमने टाइप्स देखे थे, जैसे कि केमिकल वेदरिंग जिसमें केमिकल के थ्रू होता है, उसमें हमने हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ये सब पढ़ा था। फिर हमने फिजिकल वेदरिंग देखी जिसमें फिजिकल स्ट्रेस की वजह से वेदरिंग होती है, उसमें हमने पढ़ा था अनलोडिंग एक्सपेंशन के बारे में, टेम्परेचर चेंज एक्सपेंशन के बारे में, फिर फ्रीजिंग, थ्रोइंग, फ्रॉस्ट फॉर्मिंग और सॉल्ट वेजिंग के बारे में। फिर हमने बायोलॉजिकल वेदरिंग देखा जिसमें हमने देखा कि वेदरिंग जो है हमारे अर्थक्वेक, टर्माइट्स या रोडेंट्स की वजह से भी हो सकते हैं, ह्यूमन बींग की हेल्प से भी हो सकते हैं, एल्गी की हेल्प से हो सकते हैं, एंड लास्टली प्लांट रूट्स की हेल्प से भी वेदरिंग हो सकते हैं, और ये सब हमने बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर क्लासिफाई किया था। फिर हमने सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। अब हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है मास मूवमेंट। तो ये मास मूवमेंट भी एक टाइप का कौन सा है, एक्सोजेनिक फोर्स है। ओके, तो इसमें हम नेक्स्ट मास मूवमेंट के स्टार्ट करते हैं। These movements transfer the mass of rock debris down the slope under the direct influence of gravity। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें जो भी रॉक के पीसेस हैं, डेब्रिस है, डेब्रिस का मतलब क्या होता है, जो भी ब्रेक डाउन है, ब्रोकन पीसेस हैं, उनको हमने डेब्रिस बोला। वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो नीचे आता है उसको मास मूवमेंट बोलते हैं। दिस मीन्स एयर, वाटर और आइस do not carry debris from them from place to place, but on the other hand the debris may carry with it air, water or ice। okay, so ये important point है कि हमने देखा कि एयर, वाटर और आइस हमारे डेब्रिस को नहीं लेके आता बल्कि हमारे डेब्रिस इन सबको लेके आता है। ओके, द मूवमेंट ऑफ मास में range from slow to rapid, affecting shallow to deep columns of material and including creep, flow, slide and fall। Gravity exerts its force on all matter, both bedrock and the product of weathering। So weathering is a prerequisite for mass movement।
वेदरिंग होने के मास मूवमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले वेदरिंग होनी चाहिए। तो वेदरिंग क्या है, वो तो हमने अभी देखा था कि जो भी पीसेस का ब्रेक डाउन हो स्मॉल पीसेस में रॉक का, उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। मास मूवमेंट क्या होता है, मास मूवमेंट ये नहीं होता कि वेदर की फिनोमिना की हेल्प से जो ब्रेक डाउन हो, बल्कि मास मूवमेंट इसको बोलते हैं जिसमें मटेरियल हमारा जो डेब्रिस है या ब्रोकन पीसेस है वो नीचे खिसक के आते हैं, उसको हम डेब्रिस बोलते हैं, उसको मास मूवमेंट बोलते हैं। ओके, तो ये ऊपर जो रॉक के हमारे मटेरियल्स है उसको नीचे आने के लिए जरूरी है कि वो ऑलरेडी टूटे हो। तो ऑलरेडी कैसे टूटेंगे, वेदरिंग की हेल्प से। इसलिए बोला गया है कि वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर दो इट एड्स द मास मूवमेंट। ये जरूरी नहीं है कि वेदरिंग का प्रोसेस हो, बट अगर हो जाएगा तो वो हमारे मास मूवमेंट को एड करेगा। ओके, मास मूवमेंट आर वेरी एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप rather than on unweathered slope। तो हमारा जो भी वेदर्ड स्लोप होगा जहाँ पे टूटे फूटे होंगे वहां पे ज्यादा मास मूवमेंट होगा कंपेयर टू अनवेदर्ड स्लोप। Mass movements are aided by gravity and no geomorphic agent like running water, glacier, wind, waves and current participate in the process of mass movement। ओके, ये important point है क्योंकि मे बी ये क्वेश्चन है और आप लोग को लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी की हेल्प ही नहीं चाहिए उनको मास मूवमेंट को, तो आप इसको गलत कर सकते हो। तो ये आप ध्यान रखें कि मास मूवमेंट के लिए हमें रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड्स, वेव्स, करंट्स की जरूरत नहीं होती। दैट मीन्स मास मूवमेंट डू नॉट कम अंडर द इरोजन दो देयर इज अ शिफ्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हमारा जो मास मूवमेंट है वो इरोजन के अंदर अंडर नहीं आता। मास मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू इरोजन। ओके, इवन दो जो हमारे डेब्रिस है उनकी शिफ्टिंग हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट इट इज नॉट एन इरोजन। Material over the slope have their own resistance to disturbing force and will yield only when the force is greater than the shearing resistance of the material। तो जो हमारा मटेरियल है, जैसे सपोज ये रॉक है, ये हमारा माउंटेन हो गया। ओके, यहाँ के जो रॉक्स है अगर इसका जो रेजिस्टेंस फोर्स से ज्यादा उसका डिस्टर्बिंग फोर्स है तब हमारा मास मूवमेंट होगा। ओके, weak unconsolidated material, thinly bedded rocks, walls, dipping beds, vertical cliffs or steep slopes, abundant precipitation, torrential rain, and scarcity of vegetation favors mass movement। Okay, फैक्टर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है मास मूवमेंट के लिए, ये क्वेश्चन हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान दीजिए कि वीक कंसोलिडेटेड मटेरियल, thinly bedded rocks, faults, steeply dipping beds, vertical cliffs, steep slopes, abundant precipitation, torrential rain, scarcity of vegetation, इससे इन सबसे मास मूवमेंट हो सकता है। Several activities cause precedes mass movement। So they are removal of support from below material above the through natural or artificial means। ओके, हमारी कुछ एक्टिविटीज है जिसकी वजह से हमारा मास मूवमेंट फेवर करेगा। फेवरिंग एक्टिविटीज क्या क्या है, तो हियर इट इज रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो मटेरियल। जो भी मटेरियल है उसका सपोर्ट अगर नीचे से हट जाए, इंक्रीज इन ग्रेडियंट, हाइट अगर इंक्रीज हो जाए तब भी वो उसके गिरने के चांसेस या मास मूवमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल नेचुरली बाय आर्टिफिशियल फिलिंग, ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेन, saturation and lubrication of slope material, removal of material or load over the original slope, occurrence of earthquake, explosion or machinery, excessive natural seepage या फिर heavy down of water from lakes, reservoirs and river leading to slow outflow of water from the slopes of or river banks। इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ वेजिटेशन से भी हमारा जो मास मूवमेंट है वो फेवर होगा, वो फेवरिंग कंडीशन से। ओके, heave या फिर having up of soil due to frost growth and other causes, flow and slide are the three forms of movement। ओके, तो हमारे थ्री फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट्स वो है फ्लो, स्लाइड एंड हीव। ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। shows figure shows the relationship among different type of mass movement and the relative movement and the moisture limit। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा स्लोप, फ्लो, स्लाइड एंड हीव है उनके मास मूवमेंट कैसे होंगे। जो हमारा फ्लो होगा वो हाइट पर फास्ट होगा
कंपेयर टू नीचे आते आते वो स्लो हो जाएगा। जो स्लाइड है वो रॉक साइड और यहाँ पे सॉइल क्लिप की तरफ फास्ट होगा। ओके, एंड हील्स में भी हमारा यही दिखाया गया है। मास मूवमेंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर थ्री मेजर क्लास: स्लो मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट एंड लैंडस्लाइड। तो अब ये पढ़ेंगे स्लो मूवमेंट। Creep is one type of this category which can occur on moderately steep soil covered slopes. Movement of the material is extremely slow and imperceptible except though the extended observation. Material involved can be rock or soil debris. तो हमारा स्लो मूवमेंट के एग्जाम्पल क्या हो गया? क्रीप हो गया। ओके, इसमें मूवमेंट बहुत स्लो होगा और ये सॉइल या फिर रॉक डिब्रिस हो सकता है। Have you ever seen fence posts or telephone posts leaning down slope from the vertical position and in the linear alignment? If you have, then this is due to the creep effect. Depending upon the type of material involved, several types of creep, that is soil creep, talus creep, rock creep, glacier creep, etc., can be identified. Also included in this group is solidification, which involves slow downslope flowing soil mass or fine graded rock debris saturated or lubricated with this. This process is quite common in moist, temperate areas where the surface melting of deeply frozen ground and long continued rain respectively occurs frequently. When the upper portion gets saturated and when the lower portions are impervious to water percolation, flowing occurs in the upper part. तो ये स्लो मूवमेंट में क्या है कि हमने देखा होगा कि मिट्टी जो धस रही है, ओके, वो उसकी वजह से हमारा हमने देखा है कि स्लो मूवमेंट होता है। अब बात करते हैं रैपिड मूवमेंट की। रैपिड मूवमेंट भी आपने देखा होगा। दिस मूवमेंट आर मोस्टली प्रेवलेंट इन ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन over the gentle steep slopes. Movement of water saturated clayey, silty earth material down angles, terrace or hillside is known as earth flow. तो हमारा earth flow किसको कहते हैं कि movement of water saturated clayey या silty earth material down angle terrace में उसको हम earth flow बोलते हैं। Often, quite often the material slump, making steep like terrace or leaving accurate scarps at their heads and accumulation bulge at toe. When the slopes are steeper, even the bedrock, especially of soft sedimentary rock like shale or deeply weathered igneous rock, may slide down. Another type of this is mud flow. एक हो गया earth flow, एक हो गया mud flow. In the absence of vegetation cover and with heavy rain, thick layers of weathered material get saturated with water, either slowly or rapidly flow down along the definite channel. It looks like a stream of mud within the valley. With the mud flow emerges out a channel into the pediment or plains. They can be destructive, engulfing roads, bridges, and houses. Mud flow occurs frequently on the steeps of erupting or recently erupted volcanoes. Volcanic ashes, dust, and other fragments turn into mud due to heavy rain and slowdown as tongue streams of mud causing great destruction as human habitat. A third type of debris avalanche, which is more characteristic of humid region, which or without vegetation cover and occurs in narrow streaks of steep slopes. These debris avalanche can be faster than the mud flow. Debris avalanche is similar to snow avalanche. Okay? तो हमने देखा कि रैपिड मूवमेंट में तीन टाइप की मूवमेंट दिखाई। एक हो गई हमारी अर्थ फ्लो, दूसरी हो गई मड फ्लो एंड तीसरी हो गई डेब्रिस एवलांच। ठीक है, तो अर्थ फ्लो में क्या हो रहा है कि हमारा जो अर्थ का वाटर सेचुरेटेड क्ले या सिल्टी अर्थ मटेरियल है वो स्लो एंगल से गिर रहा है, उसको हम लोग अर्थ फ्लो बोलते हैं। ये ज्यादातर सब आप देखोगे कि ह्यूमिड और क्लाइमेटिक रीजन में ही दिखता है, प्रेवलेंट है। ओके, फिर सेकेंड हो गया मड फ्लो। मड फ्लो भी हमारा जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है और जहाँ पे हेवी रेनफॉल है, थिक लेयर ऑफ वेदर मटेरियल है, वहाँ पे हम मड फ्लो देख सकते हैं। और एवलांच भी डेब्रिस एवलांच भी है जहाँ पे ह्यूमिड रीजन में प्रोमिनेंट है। प्लस दिस डेब्रिस एवलांच कैन बी फास्टर देन दी मड फ्लो, ये मड फ्लो से फास्टर हो सकता है। Landslides. These are known as relatively rapid and perceptible movements. The material involved are relatively dry. The size and the shape of the detached mass depends on the nature of the discontinuities in the rock. The degree of weathering and
Steepness of the slope depending upon the type of movement. Several material types are identified in this category. Slump is a seepage of one or several units of the rock debris with a backward rotation with respect to the slope over the movement and takes place. Okay, wait. मैं एक बार और आपको समझाती हूँ। लैंडस्लाइड हमने देखा ही होगा, बहुत प्रोमिनेंट है। आप देखते होगा कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड आ गए। क्या होता है, माउंटेन होता है हमारे वो एक रीजन उसका पूरा खिसक के नीचे आ जाता है। तो यहाँ ये भी हमने देखा कि ये ज्यादातर ड्राई रीजन में प्रोमिनेंट है, रिलेटिवली ड्राई होता है। ज्यादा ड्राई नहीं बोलेंगे, रिलेटिवली ड्राई रीजन में ये देखा जाता है। और ये भी इसके साइज और रॉक शेप पे डिपेंड करता है। This slump is a seepage of one or several units of rock debris with backward rotation with respect to the slope over which the movement takes place. Okay? ये backwardly rotating होता है, rapid slow rolling or sliding of earth debris without backward rotation of the earth is known as debris slide. Rapid rolling or sliding of the earth debris without backward rotation को debris slide बोलते हैं, और जो backward rotation होता है उसको slump बोलते हैं. Debris fall is merely free fall of earth debris from a vertical or overhanging space. Sliding of individual rock mass down bedding joints of falls is a rock slide. Over steep slope rock sliding is very fast and destructive, shows landslide scares over the steep slopes. Sites occur as a planar failures over discontinuities like bedding plains that steep evenly. Rockfall is a free falling of rock blocks or any other steep slope, keeping itself away from the slope. Rockfall occurs in superficial layers of the rock. ऐसे ही rockfall भी होता है क्योंकि rock का superficial flow हो जाता है. अब बात करते हैं इरोजन एंड डिकम्पोजिशन की। इरोजन इन्वॉल्व एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस। इरोजन में क्या होता है कि जो रॉक के डेब्रिस है उनका एक्विजिशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह पे। When massive rocks break into smaller fragments through weathering and other process, erosional geomorphic agents like running water, groundwater, glacier, wind, waves remove and transport it to other place depending on the dynamics of each of these agents. Abrasion by rock debris carried by these geomorphic agents also aids greatly in erosion. By erosion, relief degrades, that is, the landscape is worn down. इरोजन के थ्रू क्या होता है, जो हमारा लैंडस्केप है वो नीचे गिर जाता है. दैट मीन्स थ्रू वेदरिंग एड इरोजन. इट इज नॉट अ फ्री कंडीशन फॉर इरोजन. वेदरिंग है एक हेल्प करता है इरोजन के लिए, बट वो एक फ्री कंडीशन नहीं है कि वेदरिंग होगा तो इरोजन होगा ही होगा. वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन आर डिग्रेडेशनल प्रोसेस, मतलब कि टूटने और गिरने वाला प्रोसेस. इट इज एन इरोजन दैट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस चेंज दैट द अर्थ सरफेस इज अंडरगोइंग. इरोजन की वजह से कंटिन्यूस अर्थ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो देखे जा सकते हैं. As indicated in figure, denudation process like erosion, transportation are controlled by kinetic energy. The erosion and transportation of earth material is brought about by wind, running water, glacier, waves, groundwater. Of these, the first three agents are controlled by climatic condition. जो हमारा wind हो गया, running water हो गया, glacier हो गया, वो हमारे climatic condition से भी control होते हैं. They represent three states of matter जो कि हो गए gaseous जैसे wind, liquid running water and solid glacier. The erosion can be defined as application of kinetic energy associated with the agent to the surface of lands along with its movement. Kinetic energy का formula यहाँ पे दिया हुआ है. The energy available to perform work will depend on the mass of the material and the velocity with it is moving. Obviously, then you will find out that the glaciers can move at very slow velocity due to tremendous mass, and more effective and agents of erosion and wind being in gaseous state are less effective. The ground of other two agents of erosion, waves and groundwater is not controlled by climate. जो दूसरे जो इरोजन के कंडीशंस हैं जो कि हो गए हमारे वेव और ग्राउंड वाटर, वो क्लाइमेट की वजह से कंट्रोल नहीं होते हैं. इन केस ऑफ वेव इट इज लोकेशन अलोंग द इंटरफेस ऑफ लिथोस एंड हाइड्रोस्फीयर, whereas the work of the groundwater is determined more by the lithological characters of the region. If the rocks are permeable and soluble and water is available only, then karst topography develops. यूपीएससी ने कास्ट टोपोग्राफी के बारे में पूछा था.
In next chapter, we will start dealing with the landform produced by each of these agents. Decomposition is a consequence of erosion. The erosional agents lose their velocity and hence energy on gentle slopes, and the material carried by them starts to settle them. In other words, decomposition is not actually the work of an agent. The coarser material gets decomposed first, deposited first, and final one later. By decomposition, depression gets filled up. The same erosional agents like running water, glacier, wind, waves, and groundwater act as a decompositional agent also. What happens to the surface of the earth due to erosion and decomposition is elaborated in the next chapter of landforms. अब हम बात करेंगे सॉइल फॉर्मेशन के बारे में ओके तो अभी तक हमने देख लिया सारे प्रोसेसेस देख लिए जो भी एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रोसेस है उनके बारे में देखा हमने देखा कि कैसे एंडोजेनिक में हमारा डायट्रोपिज्म और वॉल्केनिज्म आता है और एक्सोजेनिक में वेदरिंग हो गया मास मूवमेंट हो गया एंड इरोजन एंड डिकम्पोजिशन हो गया ओके इन सब के बारे में हमने देखा अब हम बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन की you have seen that plants grow in soil. You play in the ground and come to in contact with the soil. You touch the soil. A pedologist who studies soil defines soil as a collection of natural bodies on the earth surface of containing living matters and supporting plants. तो पेडोलॉजिस्ट जो होते हैं जो सॉइल की स्टडी करते हैं उनको हम पेडोलॉजिस्ट बोलते हैं उन्होंने सॉइल कैसे डिफाइन किया कि ये एक कलेक्शन है नेचुरल बॉडीज का जिसपे लिविंग मैटर्स होते हैं सपोर्टिंग और उसके जो प्लांट्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं सॉइल इज अ डायनेमिक मीडियम इन विच many chemical, physical and biological activities go on constantly. तो एक डायनेमिक मीडियम है जहाँ पर केमिकल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कंटिन्यूसली चलती जाती है soil as a result of decay is also the medium for growth in the changing and developing body it has been characteristic that fluctuate with the season. It can be alternatively cold, warm, dry, or moist. Biological activity is slowed or stopped if the soil becomes too cold or too dry. तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हमारी तभी होती हैं जब सॉइल नॉर्मल टेम्परेचर पर है अगर बहुत ज़्यादा ठंडा या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी जैसे कि आप देख सकते हैं वेजिटेशन जो है हमारी तो खत्म हो जाती है डेजर्ट या फिर पोल्स के रीजन में ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज व्हेन द लीफ फॉल्स और ग्रास the soil chemistry, the amount of organic matter, flora, fauna, temperature, moisture, all changes with the season as well as with the extended period of time. This means soil become adjusted to the condition of climate, landform, vegetation and will change internally when these controlling conditions change too. Okay? तो हमने देखा कि हमारा जो सॉइल है वो ये टेम्परेचर लैंड फॉर्म क्लाइमेट वेजिटेशन सब पे डिपेंड करता है और सिमिलरली जब ये सब में चेंजेस आएगा तो हमारे सॉइल में भी चेंजेस आएंगे द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन soil formation of pedogenesis depends first on the weathering. तो सबसे पहला प्रोसेस जो soil formation हुआ है वो weathering. It is this weathering mental that is deep of the earth material which is basic input for soil to form. First, the weather material or the transported deposit are colonized by bacteria. सबसे पहले जो weather material है उसमें bacteria लगेंगे and other inferior plant bodies like mosses, lichens. Also, several minor organisms may take shelter within the metal and deposit. The dead remains of the organism plants help in humus accumulation. फिर जो सेकेंड स्टेप है वो ह्यूमस एक्यूमुलेशन होगा माइनर ग्रासेस फर्न्स में ग्रो लेटर ब्रशेस trees will start growing through the seeds, though brought in it by birds and animals. When plant roots penetrate down, burrowing animals bring up the material. Mass of material become porous and sponge-like capacity to retain water and permits the passage of water and finally mature soil or a complex of mineral and organic products form. तो सॉइल फॉर्मेशन का क्या बताया कि सबसे पहला जो इसमें इम्पोर्टेंट स्टेज है वो है वेदरिंग का ओके सबसे पहले वेदरिंग होगा उसके बाद जो हमारा जो बेसिक सॉइल इनपुट है जैसे कि हो गया कोलोनॉइड बैक्टीरिया फिर इंफीरियर प्लांट बॉडीज मॉसेस ये सब लाइकेंस इन सब की हेल्प से ह्यूमन का एक्यूमुलेशन होगा तो ह्यूमन एक्यूमुलेशन के बाद जो हमारे ट्रीज हैं बर्ड्स हैं विंड है ये सब कुछ सीड्स लाएंगे जिसके थ्रू प्लांट का फॉर्मेशन होगा फिर जब प्लांट का फॉर्मेशन होगा तो प्लांट की रूट्स डीप डाउन पेनिट्रेट करेंगी जिसकी वजह से पोरस और स्पॉन्जेस भी बनेंगे और वो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उसकी बनेगी जिसकी वजह से हमारा सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगा
सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, तो 5 फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं: पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं सॉइल का फॉर्मेशन। तो क्या क्या आ गया? टोपोग्राफी, क्लाइमेटिक क्लाइमेट, पेरेंट मटेरियल, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम। सबसे पहले पेरेंट मटेरियल इज अ पैसिव कंट्रोल फैक्टर. Parent material can be any in situ or on-site debris or transported deposit. Soil formation depends upon the texture and structure as well as the mineral and chemical composition. Nature and rate of weathering and depth of weathering metals are important considerations. There may be difference in soil over similar bedrock, and similar bedrock may have similar soil above them. But when soils are very young and have not matured, this shows a strong link with the टाइप ऑफ पेरेंट रॉक। तो जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब तो उनका उतना स्ट्रांग नहीं, पर जब वो यंग रहते हैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शो करते हैं। इन केस ऑफ लाइमस्टोन एरियाज वेयर प्रोसेस आर स्पेसिफिक एंड पेक्यूलर, सॉइल विल शो क्लियर रिलेशन विद द पेरेंट रॉक। तो सेकंड फैक्टर हमने देखा था टोपोग्राफी। Topography, like parent material, is another passive controlling factor. The influence of topography is felt through the amount of exposure of the surface covered by parent material to sunlight and the amount of surface. Subsurface drainage over the parent material. Soil will be thin and steep slope and thick over the flat upland area. Over gentle slope where erosion is slow and percolation of water is good, soil formation is very favorable. Soil over the flat areas may develop thick layers of clay with a good accumulation of organic material, giving the soil dark color. In the middle latitude, the south-facing slope exposed to sunlight have different condition of vegetation and soil, and north-facing slopes with cool and moist condition have some other soils and vegetation. जहाँ मिडल लेटीट्यूड है, साउथ फेसिंग है, वहाँ पे हमने देखा कि सनलाइट की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन होता है कंपेयर टू द नॉर्थ फेसिंग स्लोप। यहाँ पे कूल होता है और मॉइस्ट कंडीशन होती है। ओके, थर्ड फैक्टर है क्लाइमेट, जो कि इम्पोर्टेंट एक्टिव फैक्टर। बाकी जो हमने पढ़े पैसिव फैक्टर है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करते, बट क्लाइमेट है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। तो क्लाइमेटिक में क्या क्या आता है? मॉइस्चर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, precipitation, फिर टेम्परेचर के टर्म्स में हम क्लाइमेट को क्लासिफाई कर सकते हैं। Precipitation gives soil its moisture content, which makes the chemical and biological activity possible. तो precipitation के थ्रू, रेन के थ्रू ही सॉइल को अपना मॉइस्चर कंटेंट मिलता है, जिसकी वजह से जो भी केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो पॉसिबल है। Excess of water helps in ground transport of soil components. In climate like wet equatorial rainy areas with heavy rainfall, not only calcium, sodium, magnesium, potassium, etc., but also major part of silica is removed from the soil. तो जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होगा वहाँ पे कैल्शियम, ये सब जो मिनरल्स है वो रिमूव हो जाएंगे। रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज डिसिलिकेशन. In dry climate, because of high temperature, evaporation exceeds and precipitation, and hence the groundwater is brought up by the surface by capillary action. And in the process of वाटर इवापोरेट लीविंग बिहाइंड सॉल्ट इन द सॉइल। तो जहाँ पे हमने देखा कि बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल है वहां पे तो ये सब जो कैल्शियम और ये सब जो मिनरल्स है जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब तो पानी के साथ रन ऑफ हो जाएंगे। और जहाँ और उसके साथ साथ सिलिका भी, और सिलिका का रन ऑफ होता है उसको हम लोग डिसेलिनेशन डिसिलिकेशन बोलते हैं, सॉरी। और जो ड्राई क्लाइमेट है वहां पर बहुत इवापोरेशन होने की वजह से सॉल्ट के पार्टिकल्स, मिनरल्स या सॉल्ट के सॉल्ट बच जाएगा प्लांट्स के साथ। सच सॉल्ट फॉर्म्स अ crust of soil known as hard pan. In tropical climate areas with intermediate precipitation condition, calcium carbonate and nodules are formed. मतलब कि कैल्शियम कंकर, जहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ पे हमने देखा कि इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन होती है, मतलब बीच की प्रेसिपिटेशन होती है, वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से उसके नोड्यूल्स बन जाते हैं जिसको हम लोग कंकर बोलते हैं। Temperature acts in two ways, increasing or reducing the chemical or biological activity. Chemical activity is increased in higher temperature and reduced in polar temperature. This is why tropical soil with higher temperature show deeper profiles, and in frozen tundra region largely mechanical broke down material. तो हमने देखा है कि टेम्परेचर की वजह से जो हमारी केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ओके, थर्ड है सॉरी फोर्थ है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। द वेजिटेशन
cover an organism that occupy parent material from the beginning and also at the later stage helps in aiding organic matter, moisture retention, and nitrogen. Dead plants provide humus and finely divided organic matter to the soil. Some organic acid which form during humidification aids in decomposing the minerals to the soil and plant parent material. Intensity of bacterial activity show a difference between the soil of cold and warm climate. Humus accumulates in cold climate as bacterial growth is slow. With undecomposed organic matter because of low bacterial activity, layers of pit develops in subarctic and tundra climates. In humid tropical and equatorial climates, bacterial growth and action is intense, and dead vegetation is rapidly oxidized, leaving very low humus content in the soil. Further, bacteria and other soil organisms take gaseous nitrogen from the soil and convert it into the chemical form that can be used by plants. This process is known as nitrogen fixation. Rhizobium is a type of a bacteria lives in the root nodules of leguminous plants and fix the nitrogen. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया कि कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से हमें हमारा सॉइल का जो कंसंट्रेशन है जो कंटेंट है वो चेंज हो जाता है जैसे कि राइजोबियम एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है प्लांट्स में. The influence of large animals like ants, termites, earthworm, rodents, etc. is a mechanical, but it's nevertheless important in soil formation as they rework soil up and down. तो ये सब जो होता है वो soil को rework करते हैं मतलब ऊपर से नीचे उल्टाते फिल्टाते हैं. In case of earthworm, as they feed on soil, the texture and chemistry of the soil that comes out of the body changes. Okay. Time. And this last important factor है वो है time. So time is the third important controlling factor in soil formation. The length of time in the soil forming process operates and determines maturation of soil and profile development. A soil becomes mature when all the soil forming process acts for a sufficiently long time, developing a profile. Soil developing from recently decomposed alluvium or glacial sills are considered young and exhibit no horizon or only fully developed horizon. No specific length of time is absolute in terms and can be fixed off for soil to develop and mature. So here हमारा चैप्टर कवर होता है पूरा का पूरा. तो इसमें हमने पूरे सारे पॉइंट्स पढ़ लिए लाइन टू लाइन हमने पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली. तो होपफुली आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और जब आगे जो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट डाल दीजिए. मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी. एंड थैंक यू एंड होप यू लाइक द वीडियो. So please like and subscribe. Thank you.